हेलो दोस्तों। भारतीय संविधान। आज की इस वीडियो में हम भारतीय संविधान को बड़े विस्तृत रूप से समझेंगे और जानेंगे कि यह क्या है, इसमें क्या-क्या है, इसमें अनुच्छेद कितने, इसमें भाग कितने, इसमें अनुसूचियाँ कितनी हैं और उन अनुसूचियों, भाग और अनुच्छेदों को बड़े डिटेल से समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि भारतीय संविधान से हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चंस दिख जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। यदि हम बात करें इसमें भाग की, तो वो हमारे 22 भाग हैं, ठीक है। और इसमें अनुच्छेद की बात करें तो टोटल अनुच्छेद है 395। यदि हम बात करें अनुसूची की, तो वो पहले 8 अनुसूचियाँ थी, लेकिन वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। चलिए शुरू करते हैं। भाग एक किससे संबंधित है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। इससे संबंधित जो महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो है 1 से 4 तक। उसके बाद हमारा भाग दो हमारा नागरिकता, सिटीजनशिप। इसके जो संबंधित अनुच्छेद है वो है 5 से 11। उसके बाद भाग 3 फंडामेंटल राइट्स, मतलब मूल अधिकार। इससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो है 12 से 35। उसके बाद भाग 4 भारत के राज्य के नीति निर्देशक तत्व, आर्टिकल 36 से 51। भाग 4 का मूल कर्तव्य, अनुच्छेद 51 का। भाग 5 संघ आर्टिकल 52 से 151 तक। उसके बाद जो हमारे भाग 6 राज्य से संबंधित है, इसके जो अनुच्छेद है वो है 152 से लेकर 237 तक। उसके बाद भाग 7 अब हमारे संविधान में नहीं है, इसको निरस्त कर दिया गया है। उसके बाद भाग 8 संघ राज्य क्षेत्र, अनुच्छेद 239 से लेकर 241 तक। उसके बाद भाग 9 पंचायत, 243 से लेके 243 अड़ा तक। उसके बाद भाग 4 का नगर पालिकाएं, 243 ता से लेकर 243 या छा तक। उसके बाद भाग 9 खा सहकारी समितियां, अनुच्छेद है 243 या जा से लेकर 243 या ना तक। उसके बाद हमारा भाग है भाग 10 अनुच्छेद 244 से लेके अनुच्छेद 244 का तक। यह है हमारा अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र। उसके बाद भाग 11 संघ और राज्यों के बीच संबंध, अनुच्छेद है 245 से लेकर 263। उसके बाद हमारा है भाग 12 किससे संबंधित है? वो है वित्त, संपत्ति, संविदाएं और बाद। उसके बाद है हमारा भाग 13 राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य एवं समागम, अनुच्छेद 301 से लेकर 307। उसके बाद भाग 14 संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, अनुच्छेद 308 से लेकर 323 तक। उसके बाद है भाग 14 का, वो हमारा संबंधित है अधिकरण से, अनुच्छेद 323 का से लेकर अनुच्छेद 323 खा। उसके बाद है भाग 15 निर्वाचन, इलेक्शन। उसके बाद है इसके अनुच्छेद 324 से लेकर 329 तक। उसके बाद भाग 16 अनुच्छेद 330 से लेकर अनुच्छेद 342 का, कुछ वर्गों के लिए विशेष संबंध उपबंध। उसके बाद भाग 17 मतलब राजभाषा। उसके बाद भाग 18 आपात उपबंध। उसके बाद भाग 19 प्रकीर्ण, अनुच्छेद 361 से लेके अनुच्छेद 367 तक। उसके बाद भाग 20 संविधान संशोधन, अनुच्छेद 368। उसके बाद भाग 21 अनुच्छेद 359 से लेकर अनुच्छेद 392 तक। उसके बाद भाग 22 अनुच्छेद 393 से लेकर 395 तक। यह किससे संबंधित है? यह है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में पृष्ठीकरण, पाठ और निरसन। हम शुरुआत करते हैं इसकी।
संविधान सभा एवं संविधान निर्माण प्रक्रिया। संविधान कैसे बना और उसमें कितनी सभाएं थी, इन सारी सब प्रावधानों को हम पढ़ेंगे बड़ी संभाल कर और विस्तृत आधार पर। स्वतंत्रता के पूर्व कैबिनेट मिशन योजना के तहत स्वतंत्र भारत के लिए संविधान निर्माण की प्रक्रिया आरंभ हुई थी। इसका गठन कब हुआ था? जो कैबिनेट मिशन था उसका गठन कब हुआ था? उसका गठन हुआ था 1946 द्वारा। उसके बाद अगला प्रावधान है वो है भारतीय संविधान का निर्माण। कैबिनेट मिशन योजना 1946 द्वारा गठित संविधान सभा ने किया था। इसमें कुल 15 महिलाएं थीं। इसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। इसके जो स्थायी सदस्य थे, अध्यक्ष थे, वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसमें कुल 11 अधिवेशन मतलब 12 अधिवेशन हुए थे, लेकिन एक अधिवेशन जोड़ा नहीं गया था क्योंकि जिस दिन अंगीक मतलब पारित हो गया तो वो दिन जोड़ा नहीं गया था। उसके बाद है हमारा संविधान अंगीकृत कब हुआ? वो हुआ 26 नवंबर 1949 को। और इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी? वो हुई थी, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है एग्जाम में, अंतिम बैठक और या पहली बैठक, तो वो हुई थी हमारी 24 जनवरी 1950 को। उसके बाद बात करते हैं संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के सदस्य। संविधान सभा के निर्माण के लिए सदस्यों का चयन निम्न प्रकार से हुआ था। तो वो किस प्रकार से हुआ था? संविधान सभा के सदस्य, तो वो हुआ था विभाजन से पूर्व, मतलब कि जब देश का बंटवारा नहीं हुआ था तब संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे। उसमें से 93 देशी रियासतों से थे, 296 मतलब जो ब्रिटिश भारत था उससे थे। ठीक है। उसके बाद जब भारत बंट गया, पाकिस्तान और भारत इंडिया दो अलग अलग भागों में बंट गया, तब जो हमारी कुल सदस्य संख्या थी वो 299 रह गई थी। उसमें से 229 ब्रिटिश भारतीय प्रांतों से थे, मतलब जो भारत मतलब ब्रिटिश राज्य के अधीन भारतीय साम्राज्य था उससे, और 70 थे देशी रियासतों से। इसकी चयन प्रक्रिया क्या थी कि इसमें इसकी जो चयन प्रक्रिया थी वो थी प्रत्येक 10 लाख जनसंख्या पर एक सदस्य का चुनाव किया गया था, और सदस्यों का चुनाव प्रांतीय व्यवस्थापिका के सदस्यों द्वारा किया जाना था। अतः यह चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। यह चुनाव जो हुआ था वो वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं हुआ था। उसके बाद हम देख लेते हैं कुछ समितियां, जो प्रमुख समितियां बनाई गई थी। जैसे प्रारूप समिति। प्रारूप समिति B.R. अम्बेडकर इसके अध्यक्ष थे हैं। और जैसे प्रक्रिया विषयक नियमों संबंधी समिति, राष्ट्रीय ध्वज संबंधी तथार्थ समिति है, और संचालन समिति, इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऐसे जवाहरलाल नेहरू भी 3 समितियों के अध्यक्ष थे, तो वो थे संघ शक्ति समिति, राज्य संबंधी समिति, संघीय संविधान समिति। उसके बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल भी कुछ समितियों के अध्यक्ष बने थे, वो थे प्रांतीय संविधान समिति, और मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय और अपरवृत्त क्षेत्र संबंधी सलाहकार समिति। इसी के साथ आगे हम लोग पढ़ते हैं कि तथार्थ झंडा समिति क्या थी। झंडा समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और इसके जो कुल जो अन्य सदस्य थे वो थे अबुल कलाम आज़ाद, सरोजनी नायडू, श्री राजगोपालाचारी, KN मुंशी, B.R. अम्बेडकर। झंडा समिति का जो गठन हुआ था वो हुआ था 23 जून 1947। कब हुआ था? 23 जून 1947 को। यदि हम बात करें प्रारूप समिति की, तो यह प्रारूप समिति बहुत ही इम्पोर्टेंट रही है कि इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को, और इसमें कुल सदस्य थे 7, और इसके जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। ठीक है। उसके बाद इसमें दिया गया है परीक्षा उपयोगी दृष्टि, मतलब परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी तत्व। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? वो की थी डॉक्टर
सच्चिदानंद सिन्हा ने इन्हें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था, वो किया था 13 दिसंबर 1946 को। उसके बाद संविधान सभा के लिए चुनाव हुआ था, वो हुआ था जुलाई अगस्त 1946 को। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से लागू कब हुआ था, वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा में कुल सदस्य थे, जब भारत विभाजन नहीं हुआ था तब जो सदस्य थे वो थे 389, और लेकिन जो बाद में बचे थे वो बचे थे 299। उसमें संविधान सभा के सदस्य निर्वाचित किए गए थे, वो किस कंडीशंस पे किए गए थे, वो कंडीशंस थी प्रत्येक 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि। कैबिनेट मिशन के सदस्य थे पैथिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। प्रथम भारत सचिव मंत्री थे हेनरी स्टेनर। उसके बाद नोट, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष फ्रैंक एनिलो थे, जिनको दिसंबर, ये कौन उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष। अस्थायी अध्यक्ष थे सच्चिदानंद सिन्हा, इन्होंने बनाया था इनको। ठीक है, 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, ये सेंटेंस बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध बनाया गया था स्थायी अध्यक्ष। ठीक है, उसके बाद संविधान सभा के कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। पहली बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। कब हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को। उसके बाद जो अस्थायी सदस्य थे वो थे सच्चिदानंद सिन्हा। उसके बाद स्थायी अध्यक्ष जो बने थे वो बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद स्थायी उपाध्यक्ष कौन थे, तो वो थे HC मुखर्जी। उसके बाद संवैधानिक सलाहकार कौन थे, BN राव। संविधान को बनने में कितना समय लगा था, तो वो लगा था 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। उसके बाद प्रारूप पर बहस कितने दिन हुई थी, तो वो हुई थी 114 दिन। इसमें खर्चा कितना आया था, तो वो आया था 63,96,229 रुपये। इसके कुल वाचन कितने थे, तो वो थे 3। संविधान अपनाया कब गया था, तो वो अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। यदि हम बात करें संविधान लागू कब हुआ था, तो वो हुआ था 26 जनवरी 1950 को। अंतरिम सरकार के जो कुछ मंत्रिमंडल था वो किस प्रकार था, वो था जवाहरलाल नेहरू विदेश मंत्री, राष्ट्रमंडल संबंधी मंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल सूचना एवं प्रसारण तथा गृह मंत्री थे। श्री राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री थे। लियाकत अली वित्त मंत्री थे। योगेंद्र नाथ मंडल विधि मंत्री थे। अब्दुल रब निस्तर रेल मंत्री थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री थे। डॉक्टर CH भाभा कार्य खनन एवं शक्ति मंत्री थे। बलदेव सिंह रक्षा मंत्री थे। I चुंदी नागर वाणिज्य मंत्री थे। उसके बाद क्वेश्चन बनता है यहाँ से, संविधान के स्रोत, मतलब संविधान में कौन कौन सी चीज़ें कहाँ कहाँ से ली गई हैं। देखो, भारतीय संविधान में अधिकांश उपबंध भारत शासन अधिनियम 1935 से लिए गए हैं और विश्व के कई देशों के संविधानों से लिए गए हैं। यदि हम बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका की, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से क्या क्या लिया गया है, तो वो लिया गया है उद्देशिका का विचार। क्या क्या लिया गया, उद्देशिका का विचार, न्यायिक पुनर्वलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, मूल अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को पद से हटाए जाने के लिए उपबंध। उसके बाद कनाडा की संविधान से लिया गया है वो है सशस्त्र केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, उच्चतम न्यायालय का
परामर्शी न्याय निर्णयन। अवशिष्ट शक्तियां केंद्र में निहित होंगी। उसके बाद ब्रिटेन से क्या क्या लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया संसदीय शासन प्रणाली, विधि का शासन, मंत्रिमंडलीय प्रणाली, एकल नागरिकता, द्विसदनीय प्रणाली, विधायी प्रक्रिया, संसदीय विशेषाधिकार, परमाधिकार लेख। ठीक है। उसके बाद आयरलैंड से क्या क्या लिया गया? तो वो लिया गया राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, राज्यसभा के कुछ सदस्यों का नामांकन और राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है कि राज्य के नीति निर्देशक किस तत्व किस राज्य के संविधान से लिए गए? तो वो लिए गए आयरलैंड के संविधान से। उसके बाद दक्षिण अफ्रीका के संविधान से क्या लिया गया? वो लिया गया संविधान संशोधन की प्रक्रिया, राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन। जापान से क्या लिया गया? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। उसके बाद आता है रूस से क्या क्या लिया गया? मूल कर्तव्य, प्रस्तावना के शब्द, सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक तथा न्याय के आदर्श। उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया से कुछ प्रमुख तत्व लिए गए थे। वो लिए गए थे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, उद्देशिका की भाषा, उद्देशिका कहते हैं प्रस्तावना को, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, समवर्ती सूची की व्यवस्था। अब देख लेते हैं परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में सर्वोच्च है तो वो क्या है? संविधान। भारतीय संविधान में आपात उपबंध लिया गया है जर्मनी की वाइमर या बीमर संविधान से। मतलब जो संविधान है उसको जर्मनी में वाइमर या बीमर कहा जाता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ राज्यपाल द्वारा विधेयक सुरक्षित रखने का उपबंध लिया गया है कनाडा के संविधान से। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का था? तब वो था संयुक्त राज्य अमेरिका का। लेकिन यदि पूछा जाए यहाँ पे क्वेश्चन कि विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है? तो वो है भारत का। इसी के साथ हम बात करते हैं उद्देशिका की, मतलब प्रस्तावना की। प्रस्तावना क्या है? उद्देशिका प्रस्तावना संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की अभिव्यक्ति है जिसकी झलक पूरे भारतीय संविधान में दिखती है। उद्देश्य प्रस्ताव इसको पहले प्रस्तुत किया गया, उसके बाद प्रस्तुतकर्ता, उसके बाद अंगीकार। प्रस्तुत कब किया गया था? वो किया गया था 13 दिसंबर 1946 को। किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। ये अंगीकार कब हुआ था? तो हुआ था 26 जनवरी 1947 को। उद्देश्य का क्या है? राज्य एवं व्यक्ति के मध्य संबंध की अभिव्यक्ति, राज्य और व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा, राज्य शक्ति का स्रोत, जनता, हम भारत के लोग, राज्य की प्रकृति, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न मतलब समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। व्यक्ति की मूल्यात्मक अवधारणा क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। न्याय में क्या है? सामाजिक और आर्थिक और राजनीतिक न्याय। स्वतंत्रता में क्या? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना। तो समता में क्या है? प्रतिष्ठा और अवसर। बंधुता में क्या है? व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित रखने वाली। और उद्देशिका में कुछ तत्व जोड़े गए थे, समाजवादी, अखंडता और पंथ निरपेक्ष, ये जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा अस्वीकृत। मतलब कुछ निर्णय आए थे उद्देशिका के ऊपर उच्चतम न्यायालय की, संविधान का भाग है या नहीं है, तो बेरुवारीवाद में इसको मना कर दिया गया था। लेकिन केशवानंद भारतीय बनाम केरल राज्य, बाद में इसको स्वीकार किया गया। और बॉम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया, बाद में इसको पुनः स्पष्ट कर दिया गया कि यह संविधान का ही भाग है। देख लेते परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर। उद्देशिका को राजनीतिक
जन्म पत्री कहा है, मतलब उद्देश्य का को राजनीतिक जन्म पत्री किसने कहा है? वो कहा है के.एन. मुंशी ने। बी.आर. अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो वो कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार अनुच्छेद 32 को। यदि ऐसे पूछा जाए कि संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो वो कहा गया प्रस्तावना, मतलब उद्देश्य का को। प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा है सर अर्सेंट वर्कर ने। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है, तो कहा है ठाकुर दास भार्गव ने। संविधान को एक पवित्र दस्तावेज कहा है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने। संविधान शरीर है तो प्रस्तावना उसकी आत्मा। प्रस्तावना आधारशिला है तो संविधान उस पर खड़ी अट्टालिका। ये कथन किसने दिया था? ये दिया था सुभाष कश्यप। उसके बाद कुछ नोट्स क्या है? प्रस्तावना न तो विधायिका की शक्ति का स्रोत है और ना ही उसकी शक्ति पर प्रतिबंध लगाने वाला। दूसरा क्या है? यह गैर न्यायिक है, अर्थात इसकी व्यवस्थाओं को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। उद्देश्य का क्या है? इसको हम यह याद होना बहुत जरूरी है। जैसे प्रस्तावना में क्या क्या लिखा गया? हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण संप्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त कराने के लिए उन पर सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मित मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संपत 2006 विक्रमी को इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित तथा आत्मार्पित करते हैं। उसके बाद अनुसूचियाँ, हम लोग भाग और अनुच्छेद पढ़ चुके हैं। उसके बाद आई हैं अनुसूचियाँ और उनसे संबंधित विषय। तो पहली अनुसूची किससे संबंधित है? वो है राज्य व संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद दूसरी अनुसूची है वो है भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाला वेतन, भत्ते तथा पेंशन, राष्ट्रपति तथा अन्य उच्च पदाधिकारियों के वेतन। उसके बाद तीसरी अनुसूची वो है शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप। उसके बाद है चौथी अनुसूची। चौथी अनुसूची किससे संबंधित है? राज्यसभा में सीटों का आवंटन। उसके बाद पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में उपवन। जो छठी अनुसूची है ये बहुत महत्वपूर्ण अनुसूची है क्योंकि ये असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपवन। उसके बाद है सातवीं अनुसूची। सातवीं अनुसूची है संघ सूची, राज्य सूची व संवर्धित सूची में केंद्र एवं राज्यों के मध्य शक्तियों का विभाजन। उसके बाद है आठवीं अनुसूची। यह किससे संबंधित है? यह है भाषाओं से। आठवीं अनुसूची में कुल अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं, लेकिन शुरुआत में इसमें सिर्फ 14 भाषाएं थी। नौवीं अनुसूची प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा जोड़ी गई। इसमें इसके जो विषय हैं वो हैं विशिष्ट अधिनियमों और विधिमान्यकरण। उसके बाद 10वीं अनुसूची यह 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा जोड़ी गई। यह किससे संबंधित है? यह दल बदल से संबंधित है। उसके बाद 11वीं अनुसूची यह 73वां संविधान संशोधन 1992 में जोड़ी गई। यह ग्राम पंचायत से संबंधित है। उसके बाद 12वीं अनुसूची यह 74वां संविधान संशोधन 1992 द्वारा जोड़ी गई। यह नगर पालिका से संबंधित है। उसके बाद है कुछ नोट्स। भारत के राष्ट्रपति के शपथ का प्रारूप अनुसूची 3 में नहीं है बल्कि अनुच्छेद 60 में है। ठीक है। उसके बाद संघ सूची में 97 विषय थी, लेकिन वर्तमान में यह
98 हैं, तथा राज्य सूची में जब था तब 66 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 59 विषय हैं। समवर्ती सूची में शुरुआत में 47 विषय थे, लेकिन अब 52 विषय हैं। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है, लेकिन मूल संविधान में सिर्फ 14 भाषाएं थी। 8 भाषाओं को कुछ संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। जैसे 21वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत सिंधी भाषा को जोड़ा गया। 71वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के तहत कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली भाषा को जोड़ा गया। 92वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के तहत बोडो, डोंगरी, मैथिली तथा संथाली भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद आती है शासन प्रणाली। शासन प्रणाली क्या है, इसको भी हम लोग समझेंगे। शासन प्रणाली क्या है? शासन प्रणाली के दो प्रारूप होते हैं, एक है प्राचीन रूप और एक है आधुनिक रूप। प्राचीन रूप क्या था? वो था राजतंत्र, मतलब राजा का शासन, उस राजतंत्र फिर शासन फिर राजा। इसका जो चयन था वो था आनुवांशिक, मतलब वंशानुगत। सत्ता के स्रोत स्वयं राजा था। जैसे जो अभी ये चल रहे हैं इनके उदाहरण हैं सऊदी अरब, यूएई, ओमान, कतर, भूटान आदि देश। इनमें अभी भी राजाओं का शासन है। लेकिन आधुनिक रूप में लोग क्या आया? फिर लोकतंत्र। लोकतंत्र का शासन, इसका जो प्रमुख होता है वो होता है राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। इसमें चयन प्रक्रिया क्या होती है? वो होती है पद योग्यता के आधारित, और इसका जो चयन करता है वो करती है जनता। इसका जो स्रोत होता है वो कौन होता है? जनता। उदाहरण के तरह पे हम देखें तो संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, कनाडा, फ्रांस आदि। उसके बाद लोकतंत्रात्मक शासन प्रणाली के प्रमुख रूप अध्यक्षीय और संसदीय। भारत में किस टाइप की शासन प्रणाली है? वो है संसदीय। अध्यक्षीय शासन प्रणाली में क्या होता है? राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्र प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। ठीक है। और राज्य का वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो भी राष्ट्रपति। सर्वश्रेष्ठ उदाहरण है यूएई। लेकिन संसदीय प्रणाली में राष्ट्राध्यक्ष या शासनाध्यक्ष कौन होता है? शासनाध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है और राष्ट्राध्यक्ष राष्ट्रपति होता है। ठीक है। राज्य का नाम मात्र का प्रमुख होता है, लेकिन वास्तविक प्रमुख कौन होता है? वो होता है प्रधानमंत्री, जैसे ब्रिटेन और भारत। राज्य के महत्वपूर्ण तत्व। तो राज्य के महत्वपूर्ण तत्व क्या है? मतलब किस चीज़ को राज्य कहेंगे? वो कहेंगे एक भूभाग होना चाहिए, उस भूभाग की एक जनसंख्या होनी चाहिए, उस पर संप्रभुत्व होना चाहिए और सरकार होनी चाहिए। ये सारे तत्व किससे? राज्य, उस चीज़ को राज्य कहेंगे। परीक्षा की दृष्टि से कुछ महत्वपूर्ण वन लाइनर हैं। संसदीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम मंत्रिमंडलीय शासन प्रणाली है। अध्यक्षीय शासन प्रणाली का दूसरा नाम राष्ट्रपति शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली का जनक माना जाता है यूके को। भारत में सत्ता का एकमात्र स्रोत है वो है जनता। भारत एक गणतंत्र है। इसका आशय है राज्य का प्रमुख राष्ट्रपति निर्वाचित होता है। भारतीय संघवाद को सहकारी संघवाद कहा है G. ऑर्टिसन ने। भारत को अर्ध संघात्मक राज्य कहा है KC हियर ने। अब बात करते हैं कुछ राष्ट्रीय प्रतीकों की, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण होते हैं और जिनके बारे में हमें पता होना बहुत जरूरी होता है। जैसे भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। भारत का राजकीय चिन्ह अशोक का सिंह स्तंभ है तथा राष्ट्रगान जन गण मन है। यदि हम बात करें राष्ट्रीय तिरंगा, इसकी कुछ महत्वपूर्ण खामियां देख लेते हैं। तो इसको बनाया किसने था? वो बनाया था पिंगली वेंकैया ने। इसकी चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है वो है 3:2। इसको अपनाया कब गया था? तो वो अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 को।
इसमें इसकी पट्टी का रंग होता है केसरिया, सफ़ेद, हरा। जो केसरिया रंग है वो है साहस का प्रतीक, जो सफ़ेद रंग है वो है सच्चाई और शांति का प्रतीक, जो हरा रंग है वो है उर्वरकता एवं समृद्धि का प्रतीक। उसके बाद इसमें एक चक्र होता है, इसका रंग नीला है, इसमें 24 तीलियां होती हैं और प्रतीक किसके होते हैं? ये न्याय का प्रतीक है। यह लिया गया अशोक की सिंह स्तंभ सारनाथ से। उसके बाद है राजकीय चिन्ह, अशोक स्तंभ का सारनाथ। जो हमारा राजकीय चिन्ह है वो है अशोक चक्र, यह अशोक के सारनाथ सिंह स्तंभ से लिया गया है। इसमें अंकित शब्द हैं सत्यमेव जयते, जो लिया गया मुंडको उपनिषद से। इसको अपनाया गया 26 जनवरी 1950 को। सिंगों की संख्या इसमें 4 है। नीचे अंकित चिन्ह बैल, अशोक चक्र और घोड़ा है। उसके बाद राष्ट्रगान जन गण मन से संबंधित कुछ तत्व। इसकी गायन अवधि है वो है 52 सेकंड। इसके रचयिता है रविंद्रनाथ टैगोर। कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। इसको अपनाया कब गया? इसको अपनाया गया 24 जनवरी 1950 को। इसका प्रथम गायन कब हुआ था? वो हुआ था 27 दिसंबर 1911 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार गाया गया था। और जो भारत राष्ट्रीय त्योहार है वो कौन कौन से हैं? गणतंत्र दिवस 26 जनवरी, स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त, गांधी जयंती 2 अक्टूबर। राष्ट्रीय नदी गंगा है, 2008 में इसको घोषित किया गया था। राष्ट्रगान के संक्षिप्त पाठ को गाने अथवा बजाने में लगभग 20 सेकंड का समय लगना चाहिए। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत। राष्ट्रीय गीत है हमारा वो है वंदे मातरम। ये कहाँ से लिया गया है? ये लिया गया आनंद मठ से। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको अपनाया गया था 1950 को तथा इसका प्रथम गायन हुआ था 1896 ईस्वी में। उसके बाद क्षेत्रीय परिषद। उत्तर क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय दिल्ली में है। पूर्वी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय कोलकाता में है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि क्षेत्रीय परिषद के मुख्यालय कहाँ कहाँ पे हैं। दक्षिणी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय चेन्नई में है। मध्य क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय प्रयागराज में है। पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद इसका मुख्यालय मुंबई में है। उसके बाद राष्ट्रीय पंचांग क्या है? शक संपत। ठीक है, इसको अपनाया कब गया था? इसको अपनाया गया था 22 मार्च 1957 को। प्रथम माह चैत होता है और अंतिम माह फागुन होता है। अन्य राष्ट्रीय प्रतीक क्या है? जैसे राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। राष्ट्रीय पशु क्या है? कमल। राष्ट्रीय विरासत पशु क्या है? हाथी। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो वो है डॉल्फिन। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। उसके बाद राष्ट्रीय मुद्रा क्या है? रुपया। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? वो है बरगद। उसके बाद जो कुछ प्रमुख रियासतें थी वो किस तरीके से विलय हुई थी, तो जम्मू एंड कश्मीर 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र द्वारा मिलाई गई थी। उसके बाद हैदराबाद 17 सितंबर 1948 को पुलिस कार्रवाई द्वारा ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। उसके बाद 9 नवंबर 1947 को भारत सरकार का नियंत्रण जूनागढ़ का विलय हुआ था। फिर 20 फरवरी 1948 को जनमत संग्रह हुआ और 20 जनवरी 1949 को इसको भी मिला लिया गया।